वेलकम टू माय चैनल गतिक एजुकेशन। प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गांव में लोगों की दिनचर्या समाप्त हो रही थी। किसान खेत में काम खत्म करके अपने अपने घर लौट चुके थे। गांव से कुछ दूर की पहाड़ी जंगल में उस अनोखे दानव की अभी नींद खुल ही रही थी। ऐसे दुर्गम जगह पे रहने वाला ये दानव हर शाम सोमनगर के खेतों में अपनी भूख मिटाने चला जाता था। लेकिन आज किसानों ने उसे अनाज का भेंट नहीं चढ़ाया था। उसकी चमकीली आंखों में क्रोध और हैवानियत साफ झलक रही थी। शायद आज गांव वालों पर उसका प्रकोप बरसने वाला था। रात के 10 बज रहे थे। गांव के रास्ते अंधेरे के आगोश में सुनसान हो गए थे। गली के नुक्कड़ के पास एक टपरी पर कुछ लोग बात कर रहे थे। अरे सरकार इतनी स्कीमें बनाती है, 24 घंटे बिजली देंगे, फलाना ढमकाना, फिर भी रात में 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं रहती। आज के जमाने में भी लालटेन जलाना पड़ रहा है। टेंशन क्यों लेते हो जुम्मन चाचा? अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए रात को बिजली कटती रहती है। वैसे इस बार बहुत तगड़ी फसल होगी। बारिश अच्छी खासी हुई इस बार का तो बहुत मुश्किल लग रहा है। फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी लग रहा। कीटनाशक काहे नहीं छिड़कते हो चाचा? अरे ना भैया, हमारी फसल खाद से ही बढ़े तो अच्छा है। भले ही वक्त लगे, लेकिन अनाज की क्वालिटी भी तो बढ़िया मिलेगी। तभी एक ऑटो अचानक से वहां आया। अरे रामू, तू यहाँ खड़ा है? वहाँ तेरी फसल को ना जाने क्या हुआ है। क्या बोल रहा है राजू? पता नहीं, मैं ऑटो लेकर तेरे खेत के पास से निकल रहा था, तभी मैंने देखा पूरी की पूरी फसल सड़ गई थी। लगता है राजू पीकर आया है। ऐसे कैसे सड़ जाएगी फसल? अगर ये मजाक है तो ठीक नहीं होगा राजू, कह देता हूँ। अरे अपने अम्मा की कसम, मजाक नहीं है ये। आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। रामू जल्दी से राजू के ऑटो में जाकर बैठ गया। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। रुको, मेरी भी दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, मैं भी आता हूँ। जल्द ही गांव का आबादी वाला हिस्सा पीछे छूट गया। मकानों पर लटकी हुई लालटेनें भी दिखना बंद हो गई थी। कुछ ही देर में तीनों रामू के खेत पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। उसकी पूरी की पूरी फसल वाकई में सड़ गई थी। सच सच बताना रामू, क्या तूने इस बार अपना हिस्सा गांव के बाहर रखा था? रामू चुप रहा। उससे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। चुप काहे हो बुड़बक? जवाब दे, तूने गांव के बाहर हिस्सा रखा था कि नहीं? वो दरअसल इस बार मैं भूल गया था चाचा। क्या भूल गया? हरामखोर! ये भूल गया कि साल के इस वक्त हम अपनी फसल का एक हिस्सा खेत से काटकर गांव के बाहर रखते हैं ताकि गांव में पिशाच का प्रकोप न फैले। अब तू तो मरेगा ही, साथ में पूरे गांव को भी मारेगा। कौन सा पिशाच चाचा? मैंने तो कभी नहीं देखा उस पिशाच को। फिर मैं क्यों इस अफवाह के चलते अपनी मेहनत का आधा हिस्सा जंगली जानवरों को दे आऊं? अरे मूर्ख इंसान, पिशाच तूने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमेशा सब लोग नियम से इस रिवाज का पालन करते आए हैं। ना जाने इस बार क्या होगा। तुझे हमारी प्राचीन प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए था रामू। भले ही तू इस गांव में नया है, पर तुझे सबने हमारे गांव के इतिहास के बारे में बता दिया था। तूने सिर्फ इस प्रथा का अपमान नहीं किया, बल्कि हमारी जान भी खतरे में डाल दी। ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे यकीन है गांव के ही किसी व्यक्ति ने मेरी फसल में कोई रसायन डालकर इसे बर्बाद किया है। कल सुबह तक उसका पता भी जरूर लगा लूंगा। जिसे तू काल्पनिक पिशाच कह रहा है ना, गांव वाले उसे फसल का देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं।
हमारा यह मानना है कि पिशाच शक्तियों की वजह से ही कम बारिश में भी इस गांव की फसल बेहतरीन होती है। बदले में पिशाच बस एक फसल का हिस्सा ही तो चाहता है। बात सिर्फ एक हिस्से की नहीं है जुम्मन चाचा। अगर गांव वाले ऐसी बेतुकी बात पर यकीन करना चाहते हैं तो करे। मैं नहीं मानता किसी फसल देवता को। जिसको जो करना है कर ले। तभी मनोज और जुम्मन डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अरे अब तुम लोगों को क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? जुम्मन चाचा और मनोज पूरी तरह से चीखते हुए ऑटो की तरफ भागे। ए राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू बिना किसी प्रतिक्रिया दिए अपनी सीट पे आराम से बैठा था। अरे क्या हुआ? जल्दी ऑटो स्टार्ट करना। उस भयानक पिशाच ने रामू को मार डाला। हमें गांव में जाकर सबको उसके बारे में बताना होगा। तबाही, तबाही आने वाली है गांव में, तबाही। राजू, मुझे सदमा लगा है क्या? जल्दी ऑटो स्टार्ट कर, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। राजू ने धीरे से अपना सर घुमाया। जुम्मन चाचा और मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक विशालकाय भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे जुम्मन की गर्दन पे जाकर कस गया। मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर जुम्मन की मदद करने भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उस पिशाच ने जुम्मन को मार डाला था और अब वो सीधा मनोज की तरफ देख रहा था। एक ही क्षण में मनोज ने अपने प्राण त्याग दिए। फसल देवता ने रात का तीसरा और आखिरी शिकार कर लिया था। क्या है फसल देवता की सच्चाई? क्या गांव वाले किसी बहुत बड़े खतरे में थे? क्या कोई है जो गांव वालों को इस कहर से बचा सकता है? जानने टूरिस्ट से भरी एक बस हिमाचल प्रदेश के ऊना नामक स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी के चक्कर लगा रही थी। तो भाई और बहनों, हमीरपुर आने में अभी 80 किलोमीटर और है। हमने अभी अभी खेंदा गांव क्रॉस किया है। कुछ ही देर में हम लोग एक ढाबे पे गाड़ी रोकेंगे। गाड़ी रोको। बस के पीछे से आवाज आई। भाई जी, ढाबे पे ही रुकेगी गाड़ी अब तो। उस युवक ने एक सरसरी निगाह से गाइड की तरफ देखा। गाड़ी नहीं रुकेगी। वो लंबा सा हष्ट पुष्ट युवक गाइड के करीब आया। रुकेगी ना साहब? ए कल्लू, गाड़ी रोक। बहुत अच्छे। वो युवक किसी तेज हवा के झोंके की तरह बस से उतर गया। बस भी तुरंत चल पड़ी। अब उस सड़क पर वो अकेले खड़ा था। सामने खेंदा गांव के अंदर जाने का रास्ता था। अंगद रिपोर्टिंग। मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूं। आज एनोमली नंबर 263 के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करूंगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे पकड़ने की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ ठोस पता कर लूं, अपनी टीम को रिपोर्ट करूंगा। और हाँ, जब तक मैं खुद ना रिपोर्ट करूं, प्लीज मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं किसी को भी शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहता हूं। तभी वहां एक ट्रक आकर रुका। ओ बादशाह हो, कितने जाना है तुझसे? बस गांव के अंदर तक जाना है। छोड़ देंगे क्या? ओ जी, बिल्कुल छोड़ देंगे। आओ बगल में बैठो, आप आओ। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो लग रहा था इस सुनसान सड़क पे कोई सवारी मिलेगी ही नहीं। कोई गल नहीं जी, अब तो हम आ गए। वैसे आप शहरी आदमी लग रहे हो। आपको इस गांव में क्या काम है? मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने यहाँ बहुत पहले जमीन ली थी। बस उसी का हालचाल जानने आया हूँ। लोग अलग अलग जगह जमीन खरीदते हैं, लेकिन खेंदा में भला कोई क्यों जमीन लेना चाहेगा? ये मेरे पुरखों की जमीन है। काफी समय पहले मेरे पुरखों ने गांव छोड़ दिया था। मुझे भी हाल ही में पता चला कि हमारी यहाँ जमीन भी है, तो सोचा कि सही कीमत पे बेच दूं। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जमीन बेच पाओगे। आपको कोई खरीदार नहीं मिलने वाला यहाँ पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने यहाँ के उस फसल देवता की कहानी नहीं सुनी क्या? फसल का देवता?
ये भला क्या भला है? खेंदा गांव की यह सालों साल पहले से चली आ रही परंपरा है साहब। गांव के हर परिवार को हर दिन अपने फसल का एक हिस्सा फसल के देवता के लिए जंगल के बाहर रखना पड़ता है। अगर किसी परिवार की तरफ से फसल का एक हिस्सा घर के बाहर नहीं रखा गया ना, तो फसल के देवता नाराज हो जाते हैं और उनका प्रकोप पूरे गांव को झेलना पड़ता है। ये क्या दकियानुसी बातें हैं? क्या आप भी इसे मानते हैं? पिछले साल तक नहीं मानता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि मानना ही पड़ा। ऐसा भला क्या हो गया? गांव के एक आदमी ने पिछले साल फसल देने के लिए कुछ आनाकानी की थी। अगले दिन उस आदमी समेत 2 और लाशें गांव के सीमा पे मिली। मैं गांव की दुकानों पर माल डिलीवरी करने अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। मेरी पहचान लगभग गांव के सभी लोगों से है। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं भी हैरान हो गया था। उनकी हालत देखकर कोई भी समझ जाता कि वो इंसान का काम नहीं था। कोई इंसान लाशों की इस तरह चीरफाड़ नहीं कर सकता। पुलिस को भी थक हार कर केस क्लोज ही करना पड़ गया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का सुराग ही नहीं मिला। सब बकवास है। जरूर उन तीनों की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी। इस गांव में पक्का कोई बदमाश है जो लोगों को मार रहा है, और पुलिस किसी को ना पकड़ने की वजह से पूरा इल्जाम इस काल्पनिक फसल देवता पर डाल रही है। आप जो भी समझे। खैर, ये लो जी, बातों बातों में गांव भी आ गया। ठीक है सरदार जी, आपका वो फसल का देवता मुझे मिला तो मैं उसे हेलो कह दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, खुशकिस्मत रहे तो आपको कभी उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आज तक जिसका भी पाला पड़ा है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। शुक्रिया सरदार जी। अंगद ने उस ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद फिर से अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो अन्नपूर्णा मैडम, एनोमली 263 के बारे में बहुत सारी नई जानकारी हाथ आई है। जी, मैं सेटल होकर आपको साथ कनेक्ट करता हूँ। सरदार जी ने अरविंद अग्रवाल की दुकान पर फर्नीचर का सामान पहुंचा दिया था। तभी उन्होंने अंगद के बारे में अरविंद को बताया। पुरखों की जमीन, जहां तक मुझे पता है, गांव में खेतीबाड़ी करने लायक जितनी भी जमीन है सभी यही के लोगों की है। पता नहीं, देखने से तो भला ही लग रहा था। तभी सामने के ढाबे पर सरदार जी ने किसी को देखा। वो ढाबे पर बैठकर जो खा रहा है वो रामू का भाई बिरजू ही है ना? हाँ, इसके भाई रामू की वजह से पूरा गांव पिछले साल मरते मरते बचा था। गनीमत है कि फसल के देवता ने बस 3 ही जाने ली, वरना पता नहीं कैसा प्रलय आता गांव में। उस घटना के बाद इसका पूरा परिवार गांव छोड़ के चला गया था। पता नहीं इस बार कौन सी आफत लेकर आएंगे ये लोग, भगवान ही बचाए। खैर, मैं दुकान के अंदर जा रहा हूं, थोड़ी देर रुके रहो। अपने बेटे को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूं। फर्नीचर रखने के बाद तुम अपने पैसे लेकर यहां से जा सकते हो। गौरव, शानू, जल्दी से नीचे आओ। उसके इतना कहते ही तो पहलवान छाप युवक कुर्ता पजामा पहने हुए ऊपर से तुरंत नीचे आ गए। जी पिताजी। क्या तुम दोनों में से किसी को यह भी पता था कि बिरजू गांव में वापस आ रहा है? गौरव और शानू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह अब क्या कह रहा है पिताजी? बिरजू और उसकी माँ तो पिछले साल ही गांव छोड़कर चले गए थे, जब गांव में सबने उनका बहिष्कार कर दिया था। अबे बाहर निकल कर देख, वो लड़का सामने वाले ढाबे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा है और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है। इसकी इतनी हिम्मत! इस बार तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी अपने गुस्से पे काबू रखो। जाकर बाहर करतार सिंह के ट्रक से सामान निकालो। कुछ दिन इस बिरजू पर कड़ी नजर रखनी होगी। पता करना होगा कि इसका फिर से गांव वापस आने का क्या मकसद है। उसके बाद हम इसको सबक सिखाएंगे। पहले अंगद और अब बिरजू। कौन है ये लोग? किस मकसद से आए?
उसी की तरफ था। उसने मुड़कर देखा तो सबने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। बिरजू को अब वहां बैठने में असहज लग रहा था और उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी। उसने इशारे से लल्लन को बुलाया। चाय खत्म हो गई भैया, थोड़ी और लाऊं? नहीं, ये ले चाय के पैसे। वैसे साल भर बाद आना हुआ, कोई जरूरी काम था क्या बिरजू भैया? क्यों? अपने ही गांव आने के लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत कब से पड़ गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। गुस्से से हुंकारते हुए बिरजू तेजी से वहां से बाहर निकला। सबके बर्ताव से वो समझ चुका था कि बड़े भाई रामू की वजह से अब कोई भी गांव में उससे अच्छे से पेश नहीं आएगा। कुछ देर बाद बिरजू गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। क्या काम है? थाना इंचार्ज कामरान जी है। अरे बिरजू, तुम यहाँ आओ, मेरे केबिन में बात करते आओ। जरा दो चाय अंदर भिजवाने के लिए बोल देना। जी साहब। मैंने सुना कि तुम्हारे शहर में अच्छी नौकरी लग गई है। और माता जी कैसी हैं? माँ ठीक है, बस कभी कभी भैया को याद करते करते रो देती है। उन्हें समय दो, ऐसे घावों को भरने में वक्त लगता है। वैसे तुम सुनाओ, 1 साल बाद वापस कैसे आना हुआ? वापस आने का तो एक ही मकसद है। मैं पता लगाने आया हूँ कि मेरे भाई के मौत का जिम्मेदार कौन है। तुम्हें पता है रामू के साथ क्या हुआ था? वो अपनी लापरवाही की वजह से देवता का क्रोध का शिकार बना था। अब आप वापस शुरू मत कीजिए कामरान जी। आपको वाकई में लगता है कि मैं पिशाच देवता जैसी बकवास बातों में विश्वास करूंगा? तुम यहाँ बहुत कम रहे हो बिरजू। अपना पूरा बचपन तुमने दूसरे गांव में अपने मामा जी के यहाँ काटा है। फिर आगे की पढ़ाई करने तुम शहर चले गए और वहीं बस गए। अगर यहाँ रहते तो पता चलता कि गांव वाले साल दर साल किस खौफ में जीते हैं। अपनी जिंदगी का जितना भी वक्त मैंने इस गांव में बिताया हो, बचपन से ही माँ मुझे उस फसल देवता की कहानियां सुनाकर डराती थी। लेकिन भैया को कभी इस काल्पनिक देवता पर यकीन नहीं था और मुझे भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने वो लाशें खुद देखी थी। उन्हें भी यकीन है कि ये फसल देवता का ही काम था। लेकिन मैंने नहीं देखा उन्हें। मेरे आने से पहले ही गांव वालों ने भैया का अंतिम संस्कार कर दिया था। मुझे तो आखिरी वक्त में भी अपने भाई का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी हत्या गांव के ही किसी व्यक्ति ने की थी। तुम्हारे बात करने के ढंग से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी पर शक है। कौन है वो? मुझे लगता है भैया मेरी वजह से ही मरे हैं। क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जरा याद करने की कोशिश कीजिए कामरान जी। 2 साल पहले जब मैं गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आया था तो मेरी लड़ाई अरविंद अग्रवाल से हुई थी। हाँ, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, याद है मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, गौरव और शानू ने घर आकर बहुत हंगामा किया था। कहाँ है बिरजू? बाहर निकल, आज हम तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। क्या है? क्या किया है बिरजू ने? अपने बेटे को बुलाओ। ये रहा कमीना। हमारी बहन पे बुरी नजर डालता है साले। गौरव और शानू, इस बार मेरे भाई को माफ कर दो। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। वैसे भी ये इस गांव में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, वापस शहर चला जाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करने। ठीक है रामू, इस बार इस छचुंदर को हम जाने दे रहे, लेकिन याद रहे तू श्रुति के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा, समझा? अगर फिर से तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तेरे पूरे परिवार को हम जान से मार डालेंगे। वही अरविंद अग्रवाल के घर पर। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पढ़ाई मत छुड़ाइए। आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, बाहर गई तो फिर से खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी तू। चुपचाप घर पे बैठकर काम में हाथ बटा। उसके बाद से आज तक मैं श्रुति से कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद अग्रवाल ही भैया के मौत के जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों के अलावा हमारे इस गांव में किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हें बेकार में ही शक हो रहा है बिरजू। अरविंद अग्रवाल और उसके बेटे बस नाम के शेर हैं। अरे उसने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। वो किसी आदमी को क्या खाक मारेगा? आप भले ही मेरे भाई के गुनहगारों को सजा दिलाने में असमर्थ हुए हो, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर निकालूंगा। उन्हें मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगा,
और इसके लिए मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शाम का वक्त था। खेतों के पास एक मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। छक्का! वाह श्याम, क्या बेहतरीन शॉट मारा है। अरे लेकिन बॉल तो सीधे जंगल की तरफ चली गई। तो क्या हुआ? गोलू बॉल लेकर आएगा। मैं क्यों जाऊं? वैसे भी शाम हो गई है और माँ ने मना किया है जंगल की तरफ जाने से। कितना बड़ा डरपोक है रे तू। चल एक काम करते हैं, अगर तू बॉल ले आया तो अगले 2 मैच में तुझे ही पहली बैटिंग मिलेगी। अरे ये डरपोक नहीं जाएगा बॉल लेने, देख लेना। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अभी बॉल लेकर आता हूँ। क्या गोलू की जान खतरे में थी? लाने जंगल के अंदर प्रवेश कर चुका था। किसी तरह अपने डर को काबू में रखकर वो बॉल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहीं कहीं होनी चाहिए। कुछ और आगे चलने के बाद उसे वो लाल रंग की बॉल कुछ झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। अरे वो रही। वो बॉल उठाकर खुशी खुशी गांव के रास्ते वापस लौटने लगा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। शाम ढलने को थी। वो आवाज सुनकर उसके पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। माँ! अचानक से उसे एक आहट सुनाई दी। जंगली कुत्तों का एक झुंड उसी की तरफ आ रहा था। गोलू बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन वो अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ जा रहा था। भागते भागते उसका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाकर गिर गया। उसके पैर से काफी खून बह रहा था। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में जंगली कुत्तों का झुंड उसकी बेहद नजदीक आ चुका था। गोलू ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया था कि आज वो इन भूखे कुत्तों का भोजन बनने वाला था। तभी सारे कुत्ते जोर जोर से रिरियाने लगे। गोलू ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सब उल्टी दिशा में भागे जा रहे थे। उसने राहत की सांस ली। आज तो बाल बाल बच गया। गोलू ने डरते हुए अपने बाएं तरफ देखा। इधर गांव में गोलू की खोज खबर होने लगी थी। गोलू यहाँ खेलने आया था क्या नीरू? नहीं भी नया, घर पे तो नहीं आया था। 1 मिनट रुक। अरे लल्लन, इधर आ। हाँ माँ। गोलू को देखा तो ने आज? नहीं तो। बेटा लल्लन, सच सच बताना। मुझे उसने बोला था कि तेरे साथ खेलने जा रहा है। चाची, गोलू शायद पहाड़ी वाले जंगल की तरफ गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें लगा कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो जंगल में जाकर बॉल वापस लाए, और वो चुपचाप वहाँ से घर चला गया होगा। हे भगवान, अब कौन बचाएगा मेरे गोलू को? हिम्मत मत हार बिनया। चल हम अभी इस वक्त पंचों के पास चलते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में गांव की पंचायत बुलाई गई। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आज तक कोई भी उस जंगल में रात के वक्त गया? क्या कभी जिंदा वापस आ पाया है भला? फसल का देवता किसी की जान बख्श नहीं देता। ऐसा मत कहिए मुखिया जी। अगर हम तेरी बात मान भी जाए बिनिया बिटिया, तो ये बता इस अंधेरी रात में कौन ऐसा माई का लाल है जो वहां जाकर तेरे बेटे को बचा लाएगा? मैं जाऊंगा गोलू को बचाने। सब लोग उस अजनबी की तरफ देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं
बल्कि गांव में नया आया हुआ अंगद था। क्या अंगद गोलू को बचा पाए? करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। इस अंधेरी रात में कौन ऐसा माई का लाल है जो वहां जाकर तेरे बेटे को बचा लाएगा? मैं जाऊंगा गोलू को बचाने। सब लोग उस अजनबी की तरफ देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि गांव में नया आया हुआ अंगद था। तू कौन है छोकरे? गांव का तो नहीं है, आज पहली बार दिख रहा है यहाँ। हाँ, मैं आज सुबह ही आया हूँ। मेरा नाम अंगद सिंह चौहान है। अच्छा, तो तू चौहान जी के घर का है? वो तो कई साल पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। हाँ, मैं जमीन के काम से ही गाँव आया हूँ। कुछ ही दिनों में जमीन का सौदा करके वापस भी चला जाऊंगा। अच्छा, तो तू हमारा मेहमान है? देख छोरे, हमारे गांव के रीति रिवाज तू नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तू इन सब मामलों से दूर ही रह। और नहीं तो क्या, मुखिया जी सही कह रहे हैं। 2 दिन के लिए आया है, गांव घूम, सैर सपाटा कर, फोटो खींच और फिर इज्जत से यहाँ से चले जा। हमें किसी बाहरी आदमी की मदद नहीं चाहिए यहाँ। लेकिन मुखिया जी, मेरा गोलू। देखो बिनिया बिटिया, जो ईश्वर की मर्जी है उसे कौन टाल सकता है। ऊपर वाले ने चाहा तो गोलू हमें कल सुबह सही सलामत मिल जाएगा, लेकिन आधी रात को हम सारे पंच किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। सुबह हम लोग उसकी खोज में लग जाएंगे। आपके होश ठिकाने तो है? एक छोटा बच्चा जंगल में खो गया है, उसकी जान को जोखिम है। मैंने बोला ना, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने। आज अगर गोलू के बापू जिंदा होते तो मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। अंगद, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी फसल देवता के होने से। तुम बड़े हीरो बनकर उसे बचाने चले हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लापरवाही का इल्जाम हम पर आएगा। ए बिरजू, ज्यादा मत बोल। तेरे परिवार की वजह से वैसे भी गांव वालों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, और कुछ ऊंच नीच हुई तो क्या कर लोगे तुम लोग? तुम्हें कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अपने आप को इस गांव के पंच बुलाते हो। अंगद सही कह रहा है, हम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है बिरजू, लगता है अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी ये हद पार मत कर बिरजू। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। मैं और अंगद आज रात ही गोलू को ढूंढने जंगल जाएंगे। रात के अंधेरे में बिरजू और अंगद जंगल की तरफ बढ़ चुके थे। बिरजू, ये पंच इतने सख्त दिल क्यों है? उन्हें इस बात से इतना एतराज क्यों था कि हम गोलू को ढूंढने निकले? तुम यहाँ पे नए हो, शायद तुमने फसल देवता के बारे में नहीं सुना। सुना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा कोई जीव है जो लोगों की जान लेता है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारे गांव के लोग मानते हैं कि वो इन्हीं जंगलों में रहता है। पंच नहीं चाहते थे कि रात में कोई जंगल में जाए, क्योंकि अगर एक बार फसल देवता को मानव के मांस की हवस लग गई तो वो लोगों का शिकार करने गांव तक आ जाएगा। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते दोनों अब जंगल के काफी अंदर तक आ चुके थे। गोलू! गोलू! करीब 1 घंटे तक वो यूं ही गोलू को ढूंढते रहे, लेकिन गोलू का कोई नामो निशान नहीं था। तभी बिरजू को वहां एक बॉल पड़ी हुई दिखी। वो देखो अंगद, शायद ये गोलू की ही बॉल है। इसका मतलब वो यहाँ आया था। लेकिन अंगद का ध्यान उसके सामने के गुफा में था। वहां खूब अंधेरा था, लेकिन फिर भी अंगद को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से झांक रहा है। तभी अचानक वो लोग उन चमगादड़ों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे,
लेकिन उस झुंड ने उन पर पूरे जोर से हमला कर दिया था। कुछ ही पलों में उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंगद किसी तरह अपने टॉर्च से उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहा था। बिरजू हमले से बचने के लिए जमीन पे चित हो गया था। तभी उन चमगादड़ों के समूह ने एक बहुत जोर की चीख निकाली। चमगादड़ों का एक बड़ा सा बवंडर बनने लगा था। अंगद और बिरजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। अंगद ने टॉर्च की लाइट फिर से जलाई और अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगा। उस बवंडर में उसे एक विशाल काय दैत्य की आकृति दिखाई दी। आज वो पहली बार फसल के देवता से रूबरू होने वाला था। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।